हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू AFCA क्लासेस। मैं पूजा शर्मा आप सभी का एक बार फिर से एनटीटी क्लास में स्वागत करती हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 कवर किया था, चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट था हमारा। आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पेज नंबर 127 पर मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 9। आप लोगों की स्क्रीन पर है, सीखने के मनोविज्ञान में प्रेरणा के महत्व को उजागर कीजिए। देखो, अगर हमें कोई भी चीज़ सीखनी है तो उसमें हमारा मनोविज्ञान क्या भूमिका निभाता है या क्या उसके लक्षण हैं। सबसे पहले आता है उत्सुकता, कि अगर हमें कोई भी चीज़ सीखनी है तो उसमें हम कितने ज़्यादा उत्सुक हैं, वो चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि हम कितनी ज़्यादा क्रियाएं सीखने के लिए तैयार हैं। सेकंड आता है शक्ति संचालन, यानी कि हमारी एनर्जी लेवल क्या है, अभिप्रेरणा कैसी है। ठीक है, बिना थकान के हम कितने घंटे तक चीज़ें सीख सकते हैं। उसके बाद आता है निरंतरता। जब बालकों को अभिप्रेरणा प्राप्त होती है तब वे कार्य में निरंतर लगे रहते हैं। प्रथम श्रेणी का लक्ष्य बनाते ही छात्र पूरे वर्ष पढ़ाई में लगे रहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे लक्ष्य प्राप्ति से बेचैनी दूर होना, कि जब हमें हमारा माइंड फिक्स है कि हमें कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमारे अंदर जो टेंशन है, रिडक्शन है, वो सब अपने आप दूर हो जाती हैं। इसके बाद आप पढ़ोगे ध्यान केंद्रित होना। अभिप्रेरणा प्राप्त करते ही बालक क्रिया में ध्यान लगाना शुरू कर देता है। अभिप्रेरित व्यवहार में बालक कई प्रकार से उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, आगे हमें व्यवहार गिवन है कि किस तरह के व्यवहार इन बालकों में पाए जाते हैं। आप इसको एक बार रीड करोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों की स्क्रीन पर है। रुचि का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा परिभाषित कीजिए। तो देखो, रुचि का अर्थ यानी कि इंटरेस्ट। किसी भी चीज़ में अगर आप दिल से लगन लगाकर सीख रहे हो तो इस क्रिया को ही क्या नाम दिया गया है, रुचि। परिभाषाएं अलग अलग वैज्ञानिकों की मिलेंगी, जैसे कि अगर हम बात करें क्रो एवं क्रो के अनुसार, जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है, उसी वस्तु विशेष को किसका नाम दिया गया है, रुचि का। ठीक है, अब बालकों में रुचि उत्पन्न करने की अलग अलग विधियां हैं। ये विधियां हमें बताई गई हैं। जो भी आपको बहुत आसान लगे, किसी भी विधि के थ्रू आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ आपने इसका अर्थ और इसकी परिभाषा पढ़नी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों की स्क्रीन पर है। शिक्षण सिद्धांत की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? शिक्षण के एक महत्वपूर्ण प्रारूप का वर्णन कीजिए। तो देखो, शिक्षण सिद्धांत की अवधारणा, इसमें आप लोग पढ़ोगे कि शिक्षक कैसे व्यवहार करता है, वह वांछित व्यवहार क्यों करता है, उसका क्या प्रभाव होता है, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं या कैसे असमर्थ रहता है। तो ये सारी चीज़ें हम शिक्षण सिद्धांत की अवधारणाओं में पढ़ेंगे। तो देखो, अलग अलग वैज्ञानिक आपको अपनी अपनी राय देते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि हम बात करें PW जैक्सन की, तो इनका मानना है शिक्षण एक नैतिक कार्य है। इसके द्वारा समाज में नई पीढ़ी को नैतिकता के मार्ग पर बढ़ाया जाता है। अब शिक्षण सिद्धांत की आवश्यकता क्या है? सबसे पहले आता है शिक्षण आज के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करता है। शिक्षण सिद्धांत द्वारा
अधिगम की परिस्थितियों पर नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, इन सिद्धांतों के द्वारा चारों वेरिएबल्स की व्याख्या की जाती है। ये सिद्धांत शिक्षा के स्वरूप, स्तर, रचनाओं तथा शिक्षण की व्यवस्था की व्याख्या करते हैं। अब शिक्षण की अवधारणा यानी कि शिक्षण बालक के अधिगम करने की प्रक्रिया का एक अंग है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम के साथ शिक्षण केवल आयु की विशेष अवस्था तक जुड़ा रहता है। इसमें आप पढ़ सकते हो वांछित अनुभव प्रस्तुत करना, रुचि का उपयोग होना, या फिर मौलिक प्रश्नों का उत्तर दिया जाना, या फिर व्यक्तित्व मतों पर आधारित होना। ये कुछ इसके मुख्य पॉइंट हैं, जैसे कि अभ्यास और साधना, दार्शनिक सिद्धांतों का प्रभाव, शिक्षण सूत्रों द्वारा विकसित होना, शिक्षण एक कला है, सामाजिक क्षमता का होना, शिक्षण का व्यक्तित्व। तो ये कुछ इसके मुख्य उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12, आप लोगों की स्क्रीन पर है। शिक्षा मनोविज्ञान के स्वरूप तथा क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द नेचर एंड एरिया ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो देखो, शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करता है, लेकिन केवल शैक्षणिक पृष्ठभूमि में विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें आपको अलग अलग डेफिनेशंस मिलेंगी, तो जो भी आपको बहुत आसान लगे आप केवल उसके थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं। अब देखो, इसके बाद आता है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र, एरिया ऑफ स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। कौन कौन से एरिया हैं? सबसे पहले आता है शिक्षा की अवस्थाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या, व्यक्तित्व का अध्ययन करना, मापन तथा मूल्यांकन करना, सीखने की परिस्थितियाँ, अध्यापक का मूल्यांकन, या फिर स्टडी ऑफ बिहेवियर, रिसर्च करना, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, और सबसे लास्ट में आता है एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ पे शिक्षा का मनोविज्ञान देखा गया है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आशा करती हूँ कि सभी को सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो आप लोगों से निवेदन है कि जो भी नंबर्स आप लोगों की स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है, यहाँ आप AFCA कंप्यूटर सेंटर हिसार में आकर भी अपने डाउट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों की स्क्रीन पर है। संवेदना से आप क्या समझते हैं? संवेदना के मुख्य प्रकार तथा विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संवेदना का विकास से क्या महत्व है? ठीक है, संवेदना को ज्ञान का द्वार कहा गया है। जब बालक का जन्म होता है तब वह अपने वातावरण के बारे में कुछ नहीं जानता। कुछ समय बाद उसकी ज्ञानेंद्रियां कार्य करना प्रारंभ कर देती हैं। परिणाम स्वरूप उसे विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त होने लगता है। इसी ज्ञान को संवेदना कहा गया है। अब संवेदना के प्रकार देखो क्या क्या हैं। आप इसमें अलग अलग तरह के प्रकार पढ़ेंगे, जैसे कि ध्वनि संवेदना कि आपको सारी आवाज़ें सही से सुनाई देती हैं, स्वाद संवेदना, मांसपेशियाँ, दृष्टि संवेदना, ठीक है, स्पर्श संवेदना, शारीरिक संवेदना, ये सारी कुछ टाइप हैं जो अलग अलग संवेदनाओं के बारे में हमें बताती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे संवेदना की विशेषता। अब विशेषता क्या क्या हो सकती है, जैसे कि तीव्रता। इसमें हमें हर चीज़ के बारे में तीव्रता की विशेषता पता चलेगी।
दो संवेदनाएं समान रूप से तीव्र नहीं होती हैं, उनमें से एक प्रबल और एक निर्बल होती है। जैसे कि लाल और सफ़ेद रंगों की तीव्रता में अंतर होता है। इसके बाद हमें स्पष्टता का पता चलता है, हमें विस्तार का पता चलता है, क्वालिटी यानी कि गुणों का पता चलेगा, अवधि यानी कि समय का ज्ञान होगा, स्थानीय चिन्ह यानी कि लोकल जो साइन है उसके बारे में भी संवेदनाएं ही हमें भली भांति परिचित करती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे संवेदना का शिक्षा में महत्व। तो कुछ महत्व इस प्रकार से हैं: वस्तु की सत्ता का ज्ञान होना, प्रत्यक्षीकरण के लिए संवेदना का होना आवश्यक है, ज्ञानेंद्रियों का उचित प्रयोग किया जाना, प्रारंभिक ज्ञान के उपरांत वस्तु के गुण समझना, मानसिक विकास में सहायक होना, अर्थ ज्ञान के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना। ठीक है, तो ये कुछ हैं जो संवेदना शिक्षा में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों की स्क्रीन पर है। प्रत्यय ज्ञान का अर्थ, स्वरूप और विशेषताएं बताइए। प्रत्ययों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? तो देखो, प्रत्यय वे विचार है जो वस्तुओं, घटनाओं, गुणों आदि का उल्लेख करता है। अगर हम बात करें प्रत्यय की विशेषताओं की, तो अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग मत आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं रोस के अनुसार, प्रत्यय का संबंध हमारे विचारों से होता है, चाहे वे वास्तविक हो या काल्पनिक। इसके बाद हम देखते हैं प्रत्यय का निर्माण। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे तुलना यानी कि कंपैरिजन। निरीक्षण द्वारा बालक अपने मन में दो प्रत्ययों का निर्माण कर लेता है, जैसे कि एक सफ़ेद और एक काला। अब दोनों प्रत्ययों की तुलना करता है क्योंकि उसे दो भिन्न भिन्न रंग दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सामान्यीकरण, जिसमें बालक सफ़ेद, लाल इन सभी के अंदर अंतर नहीं कर पाता है। फिर हम पढ़ेंगे निरीक्षण, कि अनेक वस्तुओं को देखता है, उनका निरीक्षण कर पाता है। फिर हम इसमें पढ़ेंगे परिभाषा निर्माण, कि अब जो रंग वो देखता था उनकी परिभाषाओं का निर्माण करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। अभी तक इस चैप्टर में जो भी आपने पढ़ा है ये उसी के बारे में कुछ टिप्पणियां हैं जो आप लोग एक बार इसको रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। आप लोगों की स्क्रीन पर है। कल्पना क्या है उसके बारे में बताइए और शिक्षा में उसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। तो देखो, कल्पना क्या होता है? मनोविज्ञान में कल्पना शब्द का प्रयोग सब प्रकार की प्रतिमाओं के निर्माण की व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें कल्पना का वर्गीकरण या फिर प्रकार, तो इसमें आप अलग अलग चीज़ें पढ़ोगे। अगर हम बात करें MC डोग्यूल की, ठीक है, मैकडोग्यूल बोला जाता है इसको, तो इनके अनुसार अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। जैसे कि पुनरुत्पादक आप पढ़ सकते हो, रचनात्मक पढ़ सकते हो, उत्पादक पढ़ सकते हो, या फिर सृजनात्मक कल्पना के बारे में भी पढ़ा जा सकता है। सेकंड हम पढ़ेंगे ड्रेसर का वर्गीकरण। इनके वर्गीकरण की भी अलग अलग टाइप आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जैसे कि
कल्पना बालक को सुदूर देशों के लोगों से संपर्क स्थापित करने की योग्यता प्रदान करती है। कल्पना बालक को अपनी अतृप्त इच्छाओं और अभिलाषाओं को पूर्ण करने का अवसर प्रदान करती है। तो इस तरह से कुछ वर्गीकरण हैं जो आप ड्रेसर के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। इसके बाद देखो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों की स्क्रीन पर है। संवेगों के कितने प्रकार हैं? संवेगों का शिक्षा में क्या महत्व है? तो देखो संवेगों के प्रकार बेसिकली आप इसके 14 टाइप पढ़ेंगे, जैसे कि क्रोध, वात्सल्य, कामुकता, आत्महीनता। ठीक है, ये इसके 14 अलग अलग प्रकार हैं। अब इसका हम शिक्षा में महत्व देखते हैं। शिक्षा में संवेगों का प्रमुख स्थान है, या फिर कह सकते हैं कि शिक्षा में संवेगों का प्रमुख साधन है। अगर हम झा की बात करें तो इनके अनुसार शिक्षक बालकों की मानसिक शक्तियों के मार्ग को प्रशस्त करके उन्हें अपने अध्ययन में अधिक क्रियाशील बनाने की प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हो। इसमें हर साइंटिस्ट की जो राय है वो पढ़ना कंपलसरी नहीं है। जो भी आपको आसान लगे आप किसी के भी विचार को ग्रैब कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों की स्क्रीन पर है। वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध बनाते हुए उनके सापेक्षिक महत्व पर प्रकाश डालिए। तो देखो वंशानुक्रम तथा वातावरण का संबंध, व्यक्ति का निर्माण न केवल वंशानुक्रम और न केवल वातावरण से होता है, वास्तव में यह जैविक दाय और सामाजिक विरासत के एकीकरण की उपज है। वंशानुक्रम व वातावरण का सापेक्षिक महत्व, इसमें आप सबसे पहले पढ़ोगे वंशानुक्रम व वातावरण का समान महत्व कि किस प्रकार से दोनों में समानताएं पाई गई है। फिर हम पढ़ेंगे वंशानुक्रम व वातावरण की पारस्परिक निर्भरता कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहां दोनों एक दूसरे पर निर्भर पाए गए हैं। फिर हम पढ़ेंगे वंशानुक्रम व वातावरण की अपृथकता, यानी कि शिक्षा की किसी भी योजना में वंशानुक्रम और वातावरण को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वंशानुक्रम व वातावरण का संयोग के प्रभाव में अंतर करना असंभव है। इसी तरह से बालक वंशानुक्रम व वातावरण की ही उपज है। तो ये कुछ इसके मुख्य आपको सापेक्षिक महत्व देखने को मिलेंगे। आशा करती हूँ कि सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग जो भी नंबर स्क्रीन पर स्क्रॉल होता है यहाँ AFCA कंप्यूटर सेंटर हिसार पर मुझसे संपर्क कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों की स्क्रीन पर है। अभिप्रेरणा के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करें। देखो होता क्या है, अभिप्रेरणा की अनेक मान्यताएं तथा सिद्धांत मनोवैज्ञानिकों ने स्थापित किए हैं। ये सिद्धांत अपने ही ढंग से अभिप्रेरणा की व्याख्या करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। सेकंड हम पढ़ेंगे शारीरिक सिद्धांत। उसके बाद आता है मूल सिद्धांत। फिर हम पढ़ेंगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसी तरह से ऐच्छिक सिद्धांत भी आता है और लेविन का
सिद्धांत। ये बहुत इजी मत प्रस्तुत किए गए हैं, आप एक बार भी इनको रीड आउट करोगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, भारतीय विद्यालय में व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम की विभिन्न प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखो आंसर देखेंगे इसका। सबसे पहले आता है प्रोजेक्ट प्रणाली, यानी कि अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट पास किए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आगे शिक्षा प्रणाली हमारी गो थ्रू करती है। सेकंड इसमें पढ़ोगे डाल्टन मेथड, ये सिर्फ आपने इस क्वेश्चन में अलग अलग मेथड्स पढ़ने हैं जिससे आपको शिक्षा प्रणाली के बारे में ज्ञान होगा। ठीक है, बहुत इजी है, आप इसको रीड आउट करोगे तो समझ आ जाएगा। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6। आशा करती हूँ कि सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर डाउट है तो आप एक बार लेक्चर को रिवाइंड करके देखो, तब भी अगर नहीं समझ आता तो आप ये जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है यहाँ पर AFCA कंप्यूटर सेंटर पर मुझसे संपर्क कर सकते हो। आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी का लेक्चर हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे यहीं से। तब तक के लिए आप सभी अपनी स्टडी को कंटिन्यूसली रखो। थैंक यू।